गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग आज 42वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने एक्सरसाइज 1 फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स पढ़ाया था और बहुत सारे बच्चे ने बना करके भेजा है, कुछ ने नहीं भी भेजा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अल्टरनेट होमवर्क भेजते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो रोज़ होमवर्क भेजने का प्रयास करें। एक दिन भेजते हैं, एक दिन नहीं भेजते हैं। आप यदि रोज़ बनाते हैं होमवर्क, क्योंकि देखिए समय बीतता जा रहा है। यदि आप घर में भी रह करके स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम समय है ना, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। एक क्लास लेने के लिए मुझे कम से कम 3 से 3.5 घंटा का समय देना होता है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं वीडियो सुबह 7 बजे ही बनाता हूँ, लेकिन आपके पास पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाता है। सोचिए, तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि पहले वीडियो बनता है, उसके बाद वो वीडियो आपस में टूट जाता है, एडिशन करना पड़ता है उसको ऐप के थ्रू, उसके बाद कंप्रेस करना पड़ता है। एडिशन करने में टाइम लगता है 1 घंटा, फिर कंप्रेस करने में समय लग जाता है 1 घंटा, फिर उसको अपलोड करने में। इस तरह से हम जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है कि 40 मिनट का क्लास है तो 40 मिनट में ही सब कुछ हो जाता है। नहीं, एक 40 मिनट का वीडियो को आपके तक पहुंचाने में कम से कम हमें 4 घंटे का मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए हमें भी आपसे अपेक्षा है कि आप भी मेहनत करें। समय कम है। कुछ बच्चे जो अल्टरनेट होमवर्क भेजते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रोज़ होमवर्क भेजें, है ना। और आप हम पर भरोसा रखें। यदि यह लॉकडाउन और भी आगे रहा, हम 15 अगस्त तक का इंतज़ार करेंगे। यदि 15 अगस्त तक भी लॉकडाउन नहीं टूटा, तो हम आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई देंगे। चाहे 40-40 मिनट का रोज़ 3 वीडियो अपलोड हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर बैठे टोटल सब्जेक्ट की पढ़ाई दी जाएगी, है ना। अभी हम देख लेते हैं, 15 अगस्त तक इंतज़ार कर लेते हैं। उम्मीद है कि जुलाई में ही इंस्टीट्यूट खुल जाएगा आप सबों का। विश्वास रखें, मेहनत करें, रोज़ होमवर्क भेजें। उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा ये भगवान पर छोड़ दें। अच्छा होगा, ये विश्वास रखें बस। देखिए, मैं अब नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे से होमवर्क भेजा था कल न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं भी बने हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। आज न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दूँगा। दीपक 10C, शशि 10B, तृप्ति न्यू स्टूडेंट हैं, राहुल 10C, प्रेरणा 10A, प्रेम 10A, अमोली 10A, नीतीश 10A, रिमझिम 10B, लाडली 10A, मुस्कान 10B, सिप्रा 10A, आलोक 10A, करमवीर 10B, शिवानी 10A, कृति 10A, संतोष न्यू स्टूडेंट है, मनीषा 10C, रश्मि 10C, नंदनी 10A, सानिया प्रवीण 10A, साक्षी 10A, गौरव राज 10D, नैना 10B, अंजलि 10A, स्वाति 10A। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अल्टरनेट भेजते हैं, जो 2 दिन 3 दिन पर भेजते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोज़ होमवर्क भेजें, है ना। होमवर्क भेजेंगे, बनाएंगे तो कम से कम, और बनाते बनाते भी आपको बहुत सारा याद हो जाता है। आप समझ जाते हैं। क्यों बोला जाता है कि आप एक मैथ को 3 बार 4 बार बनाइए? बनाने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप एक सवाल को 2 बार 3 बार यदि बिना देखे बनाते हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो आपका हो गया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए कहा जाता है, यदि आप खुद से बनाते हैं, फेयर भी खुद से कीजिए। ये नहीं कि दीदी का फेयर भेज दिए फ़ोटो खींच करके। क्यों कहा जाता है फेयर करने? क्योंकि फेयर करेंगे, इसी बहाने आप लिखेंगे उसे एक बार लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। इसलिए आप खुद से करें, है ना। और आपको इंस्टीट्यूट का हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैंने कह दिया, कुछ दिन और इंतज़ार करूँगा। यदि लॉकडाउन नहीं टूटा, ऊपर से खुलने का आदेश नहीं हुआ,
तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई दी जाएगी और समय से बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, चाहे लॉकडाउन टूटे या ना टूटे, ये मेरा दावा है। चलिए, बस भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करना होगा। अब हम लोग बारी है, जो सवाल नहीं बने थे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये सब सवाल नहीं बना था, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 10 नंबर, उल्टा पीछे से ही चलते हैं हम लोग। 10 नंबर। एक बात और, हो सकता है कि हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, जिस भारती भवन बुक से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, हो सकता है आपके भारती भवन बुक में नंबरिंग अलग हो, वो आप चेक कर लेंगे। हम 10 नंबर में हो सकता है ये मेरा सवाल है, आपका 11 नंबर में हो। ऐसा मैंने देखा है कुछ बुक में, कुछ किताबों में कि नंबरिंग ऊपर नीचे है। मेरा 10 नंबर है, आपका 12 नंबर हो सकता है। हम टोटल 23 सवाल दिए थे, मेरे बुक में 23 सवाल ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 25 भेजा है बना करके। इसका मतलब है कि उसके बुक में 25 न्यूमेरिकल होगा, है ना। तो नंबरिंग भी ऊपर नीचे, सवाल भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप चेक कर लेंगे। जब मैं सवाल पढ़ूंगा, सवाल जैसे पढ़ रहा हूँ, 10 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। अब ये वाला सवाल देख लीजिए आपके बुक में कितना नंबर में है, 10 में है कि 11 में है कि 9 में है, चेक कर लीजिएगा। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके होमवर्क की कॉपियों को देख करके ही मन खुश हो जाता है ना। लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो कॉपी देखने से ही पता चल जाता है। हम लोग इतने दिनों से टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कॉपी देख करके पता चल जाता है कि यह बच्चा घर में कितना मेहनत कर रहा है। आप भी इतना दिन जब पढ़ा लेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है, तो मेहनत करें आप लोग। प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, है ना। अब चिन्ह परिपाटी आप लोग याद रखेंगे। ये माइनस क्यों दिए, क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखिए, U बराबर वाट, वस्तु की स्थिति का मान निकालना है, मतलब वस्तु दूरी का मान निकालना है, सीधा सा बात है। मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूर पर स्थित है, ताकि एक बात इसमें देखिए क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखिए, मैंने बोला था ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है, इसका मतलब ये दो क्या है, आवर्धन है ना। आवर्धन बराबर, यदि हम बोलते प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का तिगुना है, इसका मतलब आवर्धन m बराबर 3, चौगुना है, इसका मतलब m बराबर 4, वो आवर्धन होता है। इस तरह जो लिखा रहे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का इतना गुना है, वह क्या है, आवर्धन है। लेकिन अब यहां पर एक बात है, F तो माइनस में हो, M यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, थोड़ा सा आप सोचिए। आवर्धन तो दोनों में होता है, जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो आवर्धन प्लस होता है, जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आवर्धन माइनस होता है। लेकिन सवाल से पता नहीं चल रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है। तब हम तो यहाँ फंस गए कि माइनस दें या प्लस दें। कितना बार भी आप सवाल को पढ़ेंगे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, मजबूरी में हमें दोनों लेके चलना होगा, प्लस और माइनस दोनों। एक बार आवर्धन +2 लेकर के u का मान निकालेंगे और एक बार -2 लेकर के आवर्धन का मान u का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए 2 आंसर आएगा इसमें। इसीलिए देखिए सवाल में क्या कहा है कि वस्तु की स्थिति
या स्थितियों का मान निकालें। स्थितियों क्यों कहा गया बहुवचन? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम था आंसर बहुवचन में आएगा, मतलब एक से ज्यादा आएगा, इसीलिए उसने स्थितियों वर्ड का प्रयोग किया है ना। चलिए पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात सीधा हो, या सीधा लिखिए काल्पनिक हो। देखिए दो स्थिति हो सकता है ना। जब आवर्धन प्लस माइनस दोनों मजबूरी में लेके हमें चलना पड़ा, क्योंकि सवाल में पता नहीं चला कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। उल्टा मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है, तो पता नहीं चला। तो एक बार काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? सीधा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो सीधा होता है, और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन किसमें होगा? +2 होगा, है ना। और दूसरी स्थिति क्या लेके चलेंगे? जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक होगा तो उल्टा के पर समझ रहे हैं इसको। वास्तविक है मतलब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है, और जब प्रतिबिंब उल्टा है तो आवर्धन माइनस में होगा। तो दूसरी स्थिति में m बराबर -2 लेकर के हम चलेंगे। चलिए m बराबर क्या होता है? -v/u बराबर +2। यहाँ प्लस देने की जरूरत नहीं है, प्लस छिपा हुआ है। 2 के नीचे 1 कोना कोनी गुना करेंगे, -v बराबर 2u। तो v बराबर क्या हो गया? -2u। कैसे हो गया ये माइनस? आप समझ रहे होंगे। इसका माइनस इधर लाने के लिए दोनों तरफ मन ही मन माइनस से गुना करेंगे या -1 से गुना करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो v बराबर क्या हो गया? -2u। चलिए अब दर्पण सूत्र से, कहाँ से? दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v, v का मान क्या है? -2u + 1/u बराबर, v का मान रख दिए, -2u यहाँ निकाले थे, u का मान नहीं मालूम था तो u की जगह u रख दिए, और 1/f, f का मान कितना है? -20। माइनस ऊपर चला गया, इसका भी माइनस आप ऊपर कर दें। हम लोग प्राय माइनस को ऊपर ही कर देते हैं, नीचे भी रखिएगा तो गलत नहीं है। 2u और u का एलसीएम 2u, भिन्न का जोड़, देखिए फिर भिन्न का जोड़ आ गया। 2u खत्म, -1, 2u में u से भाग देंगे, u खत्म, 2 गुना 1 -1/20। 2 में 1 गया, 1/2u -1/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2u को -1 से, -2u, 20 गुना 1 20, u बराबर 20। यहाँ -2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, u बराबर -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में है इसीलिए बहुत बच्चे ने यहाँ सेंटीमीटर लिखना छोड़ दिया था। वो सेंटीमीटर मात्रक जो भी है, मीटर में है तो मीटर लिखें, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखें। बहुत बच्चे प्रश्न से लिखना छोड़ दिए थे, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें, है ना। 40-50 मिनट का वीडियो होता है, थोड़ा उतना समय तो आपको देना ही होगा। एक आंसर हुआ पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए इसको मैंने पहले बताना जरूरी समझा, है ना। एक स्थिति, पहला स्थिति लेके चले, जब प्रतिबिंब क्या हो? काल्पनिक हो। काल्पनिक हुआ
तो क्या हुआ, u का मान निकला -10, मतलब वस्तु जो है वो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर है। u है तो हर बार माइनस आएगा, u हमेशा माइनस में आता है। अब दूसरी स्थिति लेके चलेंगे, है ना। अब ये आधा बना है, पूरा नहीं हुआ है। अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लें। दूसरी स्थिति, जब इस तरह का एक सवाल आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, सेम टू सेम, खाली अंतर क्या हो सकता है, यहाँ फोकस 20 के जगह कुछ और, आवर्धन m के जगह 2 नहीं 3 होगा, 4 होगा, कुछ और होगा, बाकी यही है। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा हो, और जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आवर्धन माइनस में होगा, है ना। m बराबर -v/u और -2 माइनस माइनस खत्म, 2 के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v × 1 2 × u, v बराबर कितना 2u। वहाँ पर पहली स्थिति में निकला था खो, पहली स्थिति में v बराबर -2u निकला था, है ना। और दूसरी स्थिति में क्या निकला, v बराबर +2u निकला, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दर्पण सूत्र से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दर्पण सूत्र से। v का मान पहली स्थिति में रखे थे -2u, अब दूसरी स्थिति में रखेंगे +2u। v का मान 2u, प्लस तो छिपा हुआ है ही, f का मान -20, 2u और u का एलसीएम 2u खत्म, 1 + 2, माइनस को ऊपर भेज दे या नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 3/2u -1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2u को -1 से, -2u 20 × 3 60, u बराबर 60, -2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में। देखिए आप, u का दोनों बार माइनस में आया। हम लोग कल पढ़े थे u हमेशा माइनस में ही आता है, u हमेशा किस में आता है, माइनस में ही आता है ना, आया ना। देखिए u का 2 आंसर आया, पहली स्थिति में -10 और दूसरी स्थिति में क्या आया, +10, नहीं दूसरी स्थिति में सॉरी आया -30। तो अब भाषा लिखेंगे। अतः क्या पूछा जा रहा था, वस्तु की स्थिति या स्थिति, वस्तु दूरी पूछा जा रहा है। अतः वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। वस्तु कहाँ अवस्थित है, दर्पण के सामने है। माइनस का मतलब ही हो गया कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने है। और कितनी दूरी पर है, या तो 10 सेंटीमीटर पर है या 30 सेंटीमीटर पर है। इसीलिए सवाल में बहुवचन का प्रयोग हुआ था, है ना। बहुवचन स्थिति या स्थितियों का मान निकालें, प्लूरल, क्योंकि उसे पता था आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। 2 आंसर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को रोक करके आप लोग उतारते रहें बीच बीच में। आज मैं सारा प्रॉब्लम दूर करूंगा। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का, हाँ एक बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, F = R/2 सिद्ध करना है। दोनों दर्पण में वो बचा हुआ है,
न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग वो पढ़ लेंगे, देखते हैं। और मैथ में भी अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। 2 पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है, एक बहुपद और दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करना है। आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर भी याद करते रहें बीच बीच में। समझा हुआ तो है ही, मैंने समझा ही दिया, याद भी करते रहें। याद करना भी ज़रूरी है। अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको याद भी करना होगा, केवल आप समझने से नहीं होगा। बना बना के लिखेंगे, सटीक उत्तर नहीं हो पाएगा, सटीक नंबर नहीं आ पाएगा, है ना। इसलिए याद तो करना ही होगा, लेकिन समझ के याद करें उसको। समझा दिया है मैंने आपको। फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर बीच बीच में याद करते रहें जब भी टाइम मिले आपको। चलिए अगला सवाल 9 नंबर इसी का। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका स्वरूप ज्ञात करें। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, बहुत बच्चे ये प्रश्न से नहीं लिखते हैं, लिखना है तो या प्रश्नानुसार लिखिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, जो लिखना है, लेकिन लिखिए फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। प्लस क्यों होगा? चूंकि दर्पण कैसा है? अवतल, सॉरी उत्तल। दर्पण कैसा है? उत्तल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है ना। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी गई है। समझिए, दर्पण से कितनी दूरी पर है? 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, मतलब वस्तु दूरी कितना हो गया? -7.5 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई भी दी गई है, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, मतलब वस्तु की ऊंचाई को h1 से लिखते हैं। और आप जानते हैं कि h1 हमेशा प्लस, ये दोनों हमेशा वाला है। u हमेशा माइनस, सोचना ही नहीं है, कारण भी नहीं देना है, हमेशा वाले में कारण नहीं देते हैं। और h1 हमेशा प्लस, इसमें भी कारण नहीं देते हैं। जो हमेशा प्लस में है उसमें कारण नहीं, जो बदलने वाला होता है, जैसे फोकस में यहाँ कारण दिए, क्यों? ये बदलने वाला है। उत्तल दर्पण होने पर प्लस हो जाता है, अवतल पर माइनस, इसलिए कारण देना जरूरी था वहाँ। अब जो हमेशा है ये दोनों में कारण नहीं दिया जाता है, u और h1 में। ठीक है, हाँ 9 नंबर। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब का स्थान, मतलब भी पूछा जा रहा है, पहला चीज। उसके बाद प्रतिबिंब का स्थान, आकार, आकार का मतलब h2 पूछा जा रहा है ना। और उसके बाद स्वरूप, स्वरूप का मतलब हुआ कि काल्पनिक या वास्तविक। स्वरूप पूछा जाए मतलब वही, या प्रकृति पूछा जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, तो समझ जाइए आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक है या काल्पनिक है, प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। जब भी स्वरूप या प्रकृति पूछा जाए, परेशान ना हो। तो कैसे बताएंगे? H2 जब निकालेंगे, H2 यदि प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है मतलब काल्पनिक है ना। यदि H2 माइनस में आ जाएगा तो मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है, यही उसका स्वरूप है या यही उसका प्रकृति है। जो भी पूछे आप उस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह का एक सवाल मैंने कल बताया था। पहले आप दर्पण सूत्र लगा करके भी निकाल लेंगे, मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ, ये आपको खुद से बनाने होंगे। दर्पण सूत्र से पहले जो एक तरह के सवाल होते हैं उन्हें बता के समय क्यों बर्बाद करना। इसमें आप u का मान रखेंगे -7.5, f का मान रखेंगे 6, और उसके बाद आप इसको क्या निकल जाएगा? भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भी। आंसर भाषा में लिखेंगे लास्ट में। भी यदि माइनस में निकला,
मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। भी यदि प्लस में निकला इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। चिन्ह परिपाटी को और अच्छे से समझ लीजिएगा आप, और सुविधा होगी हमेशा पूरे लाइफ में। अभी जो आप पढ़ रहे हैं 10th में, ये मत सोचिए कि ये आपका केवल 10th तक ही पीछा करेगा, इंटर में तो करेगा ही करेगा। और ये जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे सबों में आपको इसकी ज़रूरत होगी, है ना। इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये आपका बेस है, आपके लाइफ का बेस है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने आप कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स हम जो पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये केवल 10th के लिए नहीं, अपने लाइफ के लिए आपको पढ़ना है। तो भी निकाल लेंगे। तो जब भी निकल जाएगा तब फिर आप वो वाला चीज़ करेंगे जो कल वाला वीडियो नहीं देखे थे, वो कल वाला देख लें जा करके, समझ में ज़्यादा आएगा आपको। m का मान ये भी होता है, m का मान ये भी होता है, तो दोनों m कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, -v/u बराबर h2/h1। इसमें v का मान यहाँ जो निकलेगा वो रख दीजिएगा, माइनस भी लगा दीजिएगा, u का मान यहाँ से रख दीजिएगा -7.5, h1 का मान रख दीजिएगा 3 सेंटीमीटर प्लस में, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा, h2 का मान निकल जाएगा, है ना। हम रफ डाटा एक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद h2 प्लस में आ गया यदि, तब मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, वही उसका स्वरूप हो गया। और यदि H2 माइनस में आया तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा है, मतलब वास्तविक। तो भाषा में लास्ट में आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है, वो आपको खुद करना है। कर लेंगे ना, जरूर जरूर कर लेंगे आप। एक सवाल 8 नंबर है जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे मेरा 8 नंबर है, हो सकता है आपके बुक में ये 7 नंबर हो सकता है 6 नंबर हो, मिला लेंगे आप। सवाल क्या है, मिला लीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। पहले हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं, बायोडाटा इसका हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। मिला लेंगे कौन सा सवाल है प्रश्न से। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस में होगा, चूंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है, इसलिए फोकस दूरी प्लस में हुआ। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है। इस दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु है, u बराबर -5 मीटर। 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है, तो u बराबर, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहले भी पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार मतलब H2, वस्तु का आकार को H1 से लिखते हैं और प्रतिबिंब का आकार को H2 से। और वह वास्तविक होगा या काल्पनिक, ये तो हम लोग बाद में बताएंगे, अभी पता नहीं है। H2 निकालेंगे, प्लस में आया मतलब काल्पनिक होगा और माइनस में आया मतलब वास्तविक होगा, वो बात का चीज़ है। लेकिन इस सवाल पहले हम ऐप भी निकाल लेते हैं। ये सवाल देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा एक जगह पर ट्विस्ट है कहानी में। क्या ट्विस्ट है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहले बनाते हैं दर्पण सूत्र से। भी नहीं मालूम है तो भी के जगह भी लिख दिए। u बराबर कितना है, -5, 1/f, f का मान कितना है 1.5, दशमलव उड़ा देते हैं ऊपर 0, है ना। प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/5 कटा दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना हो गया 2/3।
1/v -1/5 को उधर भेज देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, भिन्न का जोड़ घटाओ। पाँच और 3 का एलसीएम 15, 15 में 3 से भाग देंगे, 5, 5 को 2 से गुना करेंगे, 15 में 5 से भाग देंगे, 3, 3 गुना 1। वन बाय भी इक्वल टू 10 + 3 13/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 13v इक्वल टू v बराबर 15/13 सेंटीमीटर, है ना। अब आप इसको कटा दें, या इतना भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। दशमलव में आएगा, यदि हम इसको कटाते हैं तो क्या होगा, 13 एक बार में 2 बच गया, 20, 13 का 13 7 बचा, है ना, 13 × 5 = 65। इसलिए v बराबर 1.15 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, इसका मतलब प्लस में जब भी आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, H2। लेकिन इस सवाल में क्या दिक्कत हो रही होगी बच्चों को, देखिए H2 तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि H1 मालूम ना हो। कोई भी सवाल एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का आप गौर से देखेंगे, जब तक H1 का मतलब वस्तु की ऊंचाई नहीं मालूम होगी तो H2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात नहीं की जा सकती है। तब यहाँ कैसे पूछा, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगाएंगे, हम लोग भी उसको घुमा के आंसर लिखेंगे, m निकालते हैं। अब आप बोलिएगा सर m आप क्यों निकाल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्यों निकाल रहे हैं। उस क्वेश्चन बनाने वाले को सोचना चाहिए कि जब H1 हम नहीं दिए हैं तो H2 कैसे पूछ रहे हैं। उसने हमें पूछा है, घुमाने का प्रयास किया है, तो हम भी आंसर को घुमाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या लिखते हैं, -v/u, -v का मान 1.15/u, u का मान कितना है -5, माइनस माइनस कट गया, चाहे तो दशमलव उड़ा दिए, 100 हो गया, कितना हो गया 115/5 गुना 100, 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 0 उड़ेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.23। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है, देखिए आवर्धन का मतलब 0.23, जैसे हम बताए थे आवर्धन 2 है, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। तो यहाँ आवर्धन का मान 0.23 है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 0.23 गुना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले लिखेंगे। 8 नंबर सवाल में क्या क्या पूछा गया है, ये अभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भी निकला प्लस में, भाषा में ही आंसर लिखना है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा गया है, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आकार वस्तु के आकार का 0.23 गुना होगा। जो या अंतिम क्या पूछा गया, वास्तविक होगा या काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए या आभासी, जो बोलिए
जो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। आभासी कैसे पकड़े? आवर्धन प्लस में है, आवर्धन प्लस में, कल भी बताए थे चिन्ह परिपाटी में। इसका मतलब आवर्धन प्लस में है, इसका मतलब है कि काल्पनिक होगा, आभासी होगा। और यदि माइनस में होता तो क्या होता? माइनस में होता तो वास्तविक होता, उल्टा होता, है ना। तो ये 3 चीज पूछा गया, तो 3 चीज हम लोग लास्ट में लिख देंगे। आभासी होगा। मेरे ख्याल से अब आप सारा बना लेंगे, खुद से बना लेंगे और मज़ा भी आएगा। जो भी क्वालिटी वाला सब सवाल था मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को रोक करके उतार लें। इसमें एग्जैक्ट H2 का मान निकालना संभव नहीं था क्योंकि H1 नहीं मालूम था, तो हमने आवर्धन निकाल दिया और लिख दिया घुमा के आंसर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है? इतना गुना है। अब मान लीजिए किसी की आयु हमें ज्ञात नहीं है, अब पूछा गया, जैसे पूछ दिया जाए कि फलाने की आयु क्या है, हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग घुमा फिरा के क्या बोल देते हैं? तुम्हारी आयु का 2 गुना है ना। वो भी एक आंसर है। मान लीजिए तुम्हारी आयु है 32 साल, उसकी आयु है 64 साल, तो तुम्हारी आयु 32 साल का 64, वो भी तो सही आंसर है। बस वही काम किए हम लोग। H1 यदि मालूम रहता तब हम H2 निकाल सकते थे, लेकिन H1 ही नहीं मालूम था, इसीलिए आवर्धन निकालना पड़ा। चलिए आज का अंतिम सवाल 5 नंबर। ये पूरा नहीं बनाएंगे हम, आपको बता देंगे, डाटा तैयार कर देंगे, आपको खुद बनाना है। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर सबसे पहले दर्पण अवतल है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है ना। तो 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, इसका मतलब वस्तु दूरी बराबर -32। यू में तो सोचना ही नहीं है, यू हमेशा माइनस होता है ना। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, इसका मतलब H1 बराबर 2 सेंटीमीटर। H1 भी हमेशा प्लस में होता है, इसमें भी नहीं सोचना है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अच्छा, ये बता दिया गया कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी है, उल्टा भी है। बहुत बढ़िया, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। उल्टा है और उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार H2 बराबर कितना है? तो 3 सेंटीमीटर है। देखिए, सबसे पहली बात कि उल्टा है तो H2 माइनस में होगा, कारण देना होगा। देखिए H2 दोनों होता है, कभी प्लस कभी माइनस। तो यहाँ माइनस क्यों दिए? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है, और उल्टा होने पर H2 माइनस में होता है ना। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी मतलब F पूछा जा रहा है। पहला चीज, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी निकालिए, मतलब भी पूछा जा रहा है। देखिए H1 दिया है, H2 दिया है, U दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? F और V निकाल। ये वाला काम पहले कर लिया कीजिए आप। सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार रुक रुक के तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद कर करके पढ़िए, ये डाटा तैयार हो जाएगा। मतलब क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या चीज निकालना है, आपका 50% काम हो जाएगा, है ना। और कुछ बच्चे को मैंने
देखा कि उन्होंने होमवर्क जो भेजा था किताबी तरीके से, मैंने एग्जाम्पल से उतार के भेज दिया था। मैंने कल भी आपको बोला था कि किताबी तरीके से नहीं बनाएं, जैसे मैंने बताया है उस तरह से बनाएं आप, है ना। केवल आंसर नहीं पूरा करना है, हमें समझना है, समझाना है। देखिए सबसे पहले ये तीनों चीज़ दिया हुआ है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना हुआ, चूँकि m बराबर माइनस भी बाई यू और एक सूत्र होता है m बराबर h2/h1, इसलिए m कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी बाई यू बराबर h2/h1। देखिए चार चीज़ में तीन चीज़ मालूम है, माइनस भी नहीं मालूम है तो भी रहने दिए, यू तो मालूम है, -32 बराबर h2/h1। h2 कितना है -3, h1 कितना है +2, ख़त्म है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को भी से, 2 भी 32 को 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो v बराबर हो गया 96/2 मतलब 48। इसलिए v बराबर 48। चलिए एक आंसर तो निकल गया, है ना। क्या भारी लग रहा है आपको? नहीं लगना चाहिए, कुछ किए ही नहीं है, चार चीज़ में तीन चीज़ का मान रख दिए, एक निकल गया। अब दर्पण सूत्र से हम चलेंगे, हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो v का मान रख देंगे 48, है ना, तो 1/48 + 1/u, u का मान कितना है -32 बराबर f नहीं मालूम है, f निकालना है। अब क्या इसको भिन्न का जोड़ घटाओ आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना, इसको आप कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये दोनों का एलसीएम लेके भिन्न का घटाव करके कोना कोनी गुना कर देंगे, f का मान निकल जाएगा, है ना। उसके बाद लास्ट में आंसर आप भाषा में लिखेंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, जैसे क्या क्या पूछा गया है, कितना 5 नंबर का सवाल है ये, कि सबसे पहले दर्पण की फोकस दूरी, सबसे पहले ये दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी तो माइनस में ही आएगा, लेकिन आंसर में माइनस नहीं लिखना है। जैसे कि f का मान लीजिए, इसमें आंसर जो भी आ जाए 10 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे भाषा, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने अवतल दर्पण लिख दिया, उसमें माइनस छिप गया। एवं और भी का मान निकला है प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है ना। तो लिख देंगे एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 48 मतलब 48 सेंटीमीटर पर बनेगा या बन रहा है। दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप लोग को होमवर्क के रूप में मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि फिर से एक बार, 2 बार तो हम लोग बनाते ही हैं, और फिर से इसको एक बार, ये भी तो एक बार ही बनाए हैं। टोटल 10 मेरे बुक में, तो जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसमें 23 न्यूमेरिकल हैं। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ ज़्यादा हो सकता है किसी के बुक में एक आध कम भी हो, वो आप देख लेंगे। टोटल सवाल को फिर से एक बार बना करके आप भेजेंगे, अच्छे से बना करके, खूब बढ़िया से, बिना देखे, कल का नहीं देखे, आज अपने मन से फिर बनाइएगा, आंसर मिल जाएगा, मतलब आप सही बना रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आपको हो जाएगा। और जो बच्चे नहीं बना पाएंगे उनको मैं ऐसे बच्चों की कॉपियों को फॉरवर्ड कर दूंगा, भेज दूंगा, जिन्होंने अच्छे से बना के हमें भेजा है। इसलिए चिंता नहीं करना है, यदि कुछ बच्चों से नहीं बनेगा तो आप हमें मैसेज में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको उन बच्चों की कॉपियों को फॉरवर्ड कर देंगे। पहले उसका चेक कर लेंगे कि वो सही बनाया है, उसके बाद वो कॉपी हम आपको भेज देंगे। इसलिए सभी प्रयास करें, सभी बनाएं, मेहनत करें,
है ना, समय बीतता जा रहा है, जून भी आधा महीना हो चला है ना, इसलिए मेहनत करें। आपका इंस्टीट्यूट, हम खुद भी आप लोगों के बिल्कुल साथ हैं। आपका रिजल्ट उसी तरह होगा जिस तरह इस बार की इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हुआ है ना, उससे भी अच्छा रिजल्ट होगा। चिंता ना करें कि लॉकडाउन है, पढ़ाई बाधित है, लेकिन हाँ, आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, है ना। तो मेहनत से घर में ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, होमवर्क बना के भेजें। कल सुबह 7 बजे से पहले प्रयास करें, आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह 7 बजे तक भी भेज सकते हैं आप, है ना। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने गुरुजनों का ख्याल रखें, खास करके अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।